Good morning, dear students. Welcome to all of you. Today we will study the solid state. So, in 11th class, we have already studied about the states of matter, in which we study about solid, liquid and gas. तो वहाँ हमने solid, liquid और gas के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था. But now we will study in detail कि what are solid, what are the characteristics of solid, what are the different type of solids. So today we will study general characteristics of solid state and the classification of solids. These are our main topic. ये हमारे आज का क्या है, main topic है general characteristics of solid state and the classification of solids. तो पहले हम पढ़ते हैं solid के बारे में कि what are solids. तो solid क्या होते हैं, we already know the solid is a state of matter in which constituent particles are arranged very closely, यानी जिसमें particle का एक दूसरे के बहुत close होते हैं. वो particle क्या हमारे atom, molecule या ion कुछ भी हो सकते हैं. तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं. उसके बाद मैटर जो है हमारा मेनली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. बट अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो हमारा मैटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, दैट मेनली डिपेंड अपॉन द टू अपोजिंग फैक्टर्स. वो क्या है, मेनली दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि गिवन कंडीशन पे हमारा जो मैटर वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. एंड दीज टू फैक्टर आर अपोजिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं. जैसे हम फर्स्ट है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड सेकंड है थर्मल एनर्जी. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, जो हमारे मोलिक्यूल है, जो हमारे पार्टिकल है, उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. थर्मल एनर्जी क्या होती है, जब पार्टिकल मूव करता है तो उसके अंदर क्या कुछ एनर्जी आती है, यानी अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल का मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा. सिंपली हम बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल ज्यादा मूव कर रहा है, फास्टली मूव कर रहा है, मीन्स थर्मल एनर्जी क्या उसके अंदर ज्यादा होती है. इसके नाम से ये क्लियर है, थर्म एनर्जी यानी एनर्जी ड्यू टू हीट, यानी जब पार्टिकल मूव करेगा, कोलाइड करेगा एक दूसरे के साथ, तो उसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी आएगी. इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी. यानी अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है, इट मीन्स पार्टिकल क्या करेगा, हमारा फास्टली मूव करेगा. तो ये दो फैक्टर हैं जो मेनली मैटर की स्टेट को अफेक्ट करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी. अब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करता है, दैट टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल्स क्लोज. जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको एक दूसरे के क्लोज रखता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा, पार्टिकल उतने ही ज्यादा क्लोज होंगे. whereas thermal energy tends to keep them apart by making their movement faster. जबकि थर्मल एनर्जी क्या करती है, उनको दूर दूर करती है. यानी अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल क्या करेंगे, दूर दूर होंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, मूव करेंगे. तो अगर हमारा टेम्परेचर बहुत कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल की मूवमेंट कम होगी, मीन्स थर्मल एनर्जी क्या होगी, लो होगी. तो पार्टिकल की मूवमेंट कम होगी तो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, और इतना क्लोज आ जाएंगे कि एक दूसरे के साथ क्या हो, चिपक जाते हैं. यानी उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ क्या है, क्लिंग हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. एंड दे ऑक्यूपाई द फिक्स्ड पोजीशन, जिसके कारण वो क्या है, अपनी फिक्स्ड पोजीशन में आ जाते हैं. तब उस स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, सॉलिड स्टेट. यानी सॉलिड स्टेट में कब होते हैं, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, ज्यादा हो, और थर्मल एनर्जी क्या हो, हमारी पार्टिकल में कम हो. तो उस दौरान जो भी मैटर है हमारा, वो क्या होगा, हमारा सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, इफ दे ऑक्यूपाई द फिक्स्ड पोजीशन. दिस इज अबाउट द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. एंड बट in this fixed position they can oscillate about their mean position. उस टाइम क्या है, अपनी जो mean position है उसके अकॉर्डिंग अराउंड क्या करेंगे, वो सिर्फ oscillate करेंगे. एंड द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, और इस तरीके से जो भी हमारा सब्सटेंस हो क्या करेगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ऑलरेडी हमने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं पहले भी. तो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट इज दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप. यानी इनका मास है, वॉल्यूम है और शेप हो गया है, डेफिनेट होता है. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, पार्टिकल क्लोज है, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बहुत कम होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है. इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग. अगर सॉलिड में है तो पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. Their constituent particle have fixed position and they can oscillate about their mean position. यानी उनके पार्टिकल में जो है पोजीशन क्या होगी, उनकी फिक्स्ड होगी.
ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो पार्टिकल ज्यादा मूव नहीं करेंगे, उनमें पोजीशन क्या है, फिक्स्ड होगी। दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, सॉलिड है, पार्टिकल आरली क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है वो क्या है, मिनिमम होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड होते हैं। सॉलिड डिफ्यूज स्लोली एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, सॉलिड का जो डिफ्यूजन है यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। लिक्विड गैस का हमारा क्या है, ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर मूवमेंट ज्यादा होती है, इजिली पार्टिकल क्या इंटरमिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। बट सॉलिड का डिफ्यूजन क्या है, बहुत धीरे होता है। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कम वॉल्यूम में हमारे क्या है, ज्यादा पार्टिकल आ जाते हैं, तो डेंसिटी हमारी क्या होती है, इसकी हाई होती है। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं सॉलिड के वो हाई होते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो जनरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। ऑल्दो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड, किस टाइप का सॉलिड है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करते हैं। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। नाउ आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड को भी हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने पहले मैटर का क्लासिफिकेशन किया था सॉलिड, लिक्विड और गैस में, अब हमारा क्लासिफिकेशन है सॉलिड के बीच में, कि सॉलिड हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल का जो हमारा अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, उनके बेसिस पे सॉलिड को हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। तो ये दो हैं, दो तरीके से हम सॉलिड को क्या है, क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा क्या होता है, द सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर अरेंजमेंट, यानी अगर हमारा कोई सब्सटेंस जिसमें हमने पार्टिकल को क्या किया है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज किया है, तो उसके कारण क्या है, उनके अंदर एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न आता है थ्री डायमेंशनल में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, वो सब्सटेंस होता है जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर होता है, एंड दे हैव ए डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन थ्री डायमेंशनल, और थ्री डायमेंशनल में क्या उनको कुछ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है, यानी डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कुछ एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के, एलिमेंट लाइक कॉपर, सिल्वर, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, और कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फाइड, क्वार्ट्ज इट्सेट्रा। इस तरीके के बहुत सारे हमारे क्या है, सब्सटेंस होते हैं जो क्रिस्टलाइन होते हैं। उसके बाद अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड क्या होंगे, अमोर्फस क्रिस्टलाइन की तरह ही होते हैं, बट इनमें क्या है, पार्टिकल आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर अरेंजमेंट। जैसे क्रिस्टलाइन में तो क्या था, पार्टिकल आर अरेंज्ड इन रेगुलर अरेंजमेंट, बट अमोर्फस में जो अरेंजमेंट है दैट इज नॉट रेगुलर, and that's why they are called as amorphous solid, the substance whose constituent particle are not arranged in any regular arrangement, जिसके पार्टिकल को हमने किसी रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज नहीं किया है, क्योंकि अमोर्फस का जो मीनिंग है वही होता है नो फॉर्म, यानी इनकी कोई पार्टिकुलर फॉर्म नहीं होती है, कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं होता है, क्योंकि इनका अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर नहीं होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो दीज आर द टू टाइप ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक है, या कोयल है हमारा, इस तरीके के और भी बहुत सारे अमोर्फस सॉलिड होते हैं। आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न, तो इनमें क्या है कि डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, क्योंकि इनका अरेंजमेंट क्या है, ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है, रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, पर्टिकुलर है, यानी डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में आते हैं वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं। जबकि अमोर्फस में क्या होता है, अमोर्फस डू नॉट पोजेस एनी रेगुलर
अरेंजमेंट। अमोर्फस में क्या है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। पार्टिकल कंस्टेंट, पार्टिकल को हमने क्या है किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी अरेंज कर रखा है, तो इसमें क्या है कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है पार्टिकल का। तो ये क्या होता है हमारे अमोर्फस सॉलिड होते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जो अरेंजमेंट है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट किया जाता है पार्टिकल का, इसलिए उसकी क्या होती है डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स। उसके बाद है क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक, यानी थ्रू आउट द क्रिस्टल जो अरेंजमेंट है पार्टिकल की वो क्या है हमारी सेम रेगुलर अरेंजमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज order, which means there is a regular pattern of arrangement of particle which repeat itself periodically over the entire crystal, यानी throughout the crystal जो arrangement है particle की वो क्या हमारी रेगुलर होती है। जो कि अमोर्फस में क्या होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी उसमें जो अरेंजमेंट है पार्टिकल की वो थ्रूआउट द क्रिस्टल सेम नहीं होती है, दैट इज अप टू स्मॉल डिस्टेंस, थोड़े डिस्टेंस तक ही क्या है वो रेगुलर होती है, उसके बाद वो क्या है इरेगुलर हो जाती है। तो इसलिए इसमें अमोर्फस में क्या होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है एकदम शार्प होता है, यानी एक ही डेफिनेट टेम्परेचर पे वो क्या है हमारा मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका क्या होता है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो डेफिनेट होता है। बट अमोर्फस के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही टेम्परेचर पे क्या मेल्ट नहीं होते हैं। दे सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी सपोज किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो क्या है सॉफ्ट होना स्टार्ट होंगे और जाते 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 लॉन्ग टेम्परेचर तक वो क्या है मेल्ट हो जाएंगे। जैसे हमारा क्रिस्टलाइन होता है कि वो अगर कोई टेम्परेचर कोई सब्सटेंस हमारा क्रिस्टलाइन हो मेल्ट हो रहा है, जैसे कोई मेल्ट हो रहा है हमारा 90 डिग्री पे, 91 डिग्री पे, 92 डिग्री पे, तो वो क्या है एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, यानी 90 से लेकर 91 92 तक वो क्या होगा मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अमोर्फस के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर वो सपोज क्या 90 पे सॉफ्ट होना स्टार्ट हुआ तो 90 92 93 94 95 यानी धीरे धीरे वो क्या है सॉफ्ट होता चला जाएगा पूरा। तो उसमें क्या है कि रेंज होती है टेम्परेचर की, एक फिक्स पॉइंट नहीं होता जहां पर वो क्या है मेल्ट हो जाता है, इसलिए उनका क्या होता है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है तो उनका क्या है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। जबकि अमोर्फस का क्या है अमोर्फस सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, देयरफॉर दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन और दे कैन बी मोल्डेड और ब्लाउन इनटू वेरियस शेप्स, इसीलिए क्या उनको हम डिफरेंट शेप में क्या है मोल्ड कर सकते हैं। ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। अगर अमोर्फस को हम हीटिंग कंटिन्यू रखें तो एट सम टेम्परेचर दे बिकम क्रिस्टलाइन। इसीलिए क्या होता है कई बार जो हमारे बहुत पुराने टाइम के जो घर होते हैं उनमें क्या होता है उनका जो ग्लास होता है दे आर फाउंड टू बी मिल्की, वो क्या है मिल्की अपीयरेंस हो जाता है, क्योंकि लगातार हीटिंग के कारण क्या सन रेडिएशन उसको लॉन्ग टाइम से हीट कर रही है, हीट के कारण वो क्या है उसमें क्रिस्टलाइन पार्टिकल आ जाते हैं जिसके कारण वो क्या हमें मिल्की दिखाई देता है। उसके बाद है लाइक लिक्विड अमोर्फस सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड की तरह अमोर्फस सॉलिड भी क्या करते हैं फ्लो करते हैं, दो वेरी स्लोली, हालांकि उनका फ्लो जो है वो बहुत स्लो होता है। देयरफॉर समटाइम दे आर कॉल्ड एज सूडो सॉलिड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं सूडो सॉलिड भी बोलते हैं, यानी दे आर नॉट रियल सॉलिड, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। यानी लिक्विड की तरह ही अमोर्फस सॉलिड भी क्या है फ्लो करते हैं, हालांकि बहुत स्लो फ्लो करते हैं, इसलिए उनको क्या हम सूडो सॉलिड बोलते हैं, यानी वो रियल सॉलिड हमारे नहीं होते, एक्चुअली दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड, बहुत लो टेम्परेचर पर ले जाकर उनको क्या हमने सॉलिड में कन्वर्ट कर रखा है। जबकि क्रिस्टलाइन क्या होता है हमारा क्रिस्टलाइन आर ट्रू सॉलिड, दे डू नॉट फ्लो लाइक लिक्विड, वो क्या है फ्लो नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं ट्रू सॉलिड होते हैं। उसके बाद है जैसे ग्लास पैन फिक्स्ड टू ए विंडो और डोर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप, कि जो पुराने जो हमारी बिल्डिंग होती है बहुत पुरानी उनका जो ग्लास है वो क्या है दैट इज फाउंड स्लाइटली थिकर एट द बॉटम, नीचे से ज्यादा मोटा हो जाता है जबकि ऊपर से कम होता है। वो क्यों होता है क्योंकि ग्लास क्या है हमारा अमोर्फस सॉलिड है, तो कंटिन्यू हीटिंग के कारण
यानी जब भी उसके ऊपर सन रेडिएशन पड़ती है तो वो हीट होता है, उससे कंटिन्यू हीटिंग के कारण वो क्या है धीरे धीरे क्या है फ्लो करता रहता है, और फ्लो करके क्या है नीचे की तरफ आता रहता है, हालांकि उसको होने में बहुत टाइम लगता है। तो जब नीचे की तरफ आएगा धीरे धीरे तो ऊपर से क्या होगा वो पतला हो जाएगा, जबकि नीचे से क्या होगा वो ज्यादा थिक हो जाएगा, यानी नीचे का हिस्सा उसका क्या है ज्यादा मोटा मिलता है। वो इसी वजह से मिलता है क्योंकि ग्लास क्या है अमोर्फस सॉलिड है, और हीटिंग के कारण वो क्या है नीचे की तरफ फ्लो करता है, इसीलिए दैट बिकम थिकर एट द बॉटम। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल। अगर हम किसी शार्प एज टूल के साथ काटते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो वो क्या है दो पीसेस में कट जाता है, एंड न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। तो नए जो हमारे हिस्से आएंगे उसके दोनों ही सरफेस क्या है प्लेन और स्मूथ होते हैं। मीन्स अगर उसको हम काटेंगे तो वो क्या है क्लीन क्लीवेज देता है, एक शार्प क्लीवेज देगा। जबकि अमोर्फस के साथ क्या होता है, अगर अमोर्फस को हम काटते हैं तो वो क्या है जो दो पीसेस होते हैं हमारे उसमें क्या है कोई प्लेन सरफेस नहीं आता, उसमें क्या इरेगुलर सरफेस होता है हमारा, स्मूथ सरफेस नहीं होता है। और अगर हम उसको देखेंगे तो उसमें हमें क्या है एक क्लीन क्लीवेज नहीं मिलेगी। जैसे अगर हम रबड़ को काटते हैं तो उसका सरफेस क्या हमारे पास स्मूथ नहीं होता है, रफ सरफेस आता है, इरेगुलर सरफेस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी क्रिस्टलाइन और अमोर्फस की। उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है दैट देयर that is some of their physical properties like electrical resistance, refractive index show different values when measured along different direction in the same crystal। यानी जो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या है डिफरेंट वैल्यू शो करती हैं when measured along different direction in the same crystal। सेम क्रिस्टल में अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में उनकी वैल्यू को मेजर करते हैं तो वो वैल्यू क्या हमें डिफरेंट मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक। वो क्यों होते हैं एनाइसोट्रोपिक, बिकॉज दिस अराइजेज फ्रॉम द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन द डिफरेंट डायरेक्शन। क्योंकि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारे पास क्या डिफरेंट पार्टिकल आते हैं, डिफरेंट पार्टिकल अरेंज रहते हैं। जैसे अगर हम सी से डी तक मूव करेंगे तो पार्टिकल हमारे डिफरेंट हैं, जबकि अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो पार्टिकल हमारे क्या है डिफरेंट पार्टिकल आते हैं। तो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने से क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रोपिक। जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें एनाइसोट्रोपिक का, तो जो लाइट है रूम में क्या हमारी एनाइसोट्रोपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी जहां हमारी लाइट ग्लो कर रही है उसके आसपास के एरिया में लाइट क्या है ज्यादा होती है, जबकि किसी एक कॉर्नर में वो क्या है कम होती है, दूसरे कॉर्नर में वो क्या है कम होती है, तो उसको बोलते हैं हम एनाइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन भी हमारे क्या है एनाइसोट्रोपिक होते हैं, यानी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो जाती हैं सेम क्रिस्टल में। जबकि अमोर्फस क्या होते हैं, अमोर्फस ऑन द अदर हैंड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अमोर्फस क्या होते हैं आइसोट्रोपिक होते हैं कि उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है सेम होती हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन देम, अरेंजमेंट इज इरेगुलर अलोंग ऑल द डायरेक्शन। क्योंकि उनमें कोई पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता, सभी डायरेक्शन में क्या है हमारा इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो therefore the value of any physical property would be same along any direction। इसीलिए किसी भी डायरेक्शन में जो हमारी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी सेम रहेगी, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में हम जाएंगे तो क्या है डिफरेंट पार्टिकल ही आएंगे, किसी भी डायरेक्शन में हमारे सेम पार्टिकल नहीं आते हैं। जैसे क्रिस्टलाइन में क्या हो रहा था डिफरेंट था, ए से बी गए तो हमारे डिफरेंट पार्टिकल आए, ठीक है, सी से गए तो सी से डी हम मूव किए तो कोई डिफरेंट पार्टिकल आए। जबकि अमोर्फस में क्या है सभी डायरेक्शन में जो है वो पार्टिकल हमारे सेम टाइप के पार्टिकल अरेंज मिलेंगे, यानी ए से बी जाएंगे तो भी जितने टाइप के पार्टिकल सारे मिलेंगे, सी से डी जाएंगे तो भी जितने टाइप के पार्टिकल हो सारे ही मिलेंगे। इसलिए अमोर्फस क्या होता है हमारा आइसोट्रोपिक इन नेचर। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ डिफरेंस है जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज का डिपेंडिंग कुछ डिफरेंस है। जैसे शेप, क्रिस्टलाइन का शेप क्या डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, अमोर्फस में कोई हमारा डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं होता।
तो उसकी जो शेप है वो इरेगुलर होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन का शार्प होता है, जबकि अमोर्फस क्या है, दे सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लीवेज अगर हम काटते हैं शार्प एज टूल से, तो क्रिस्टलाइन में क्या हमारे पास जो है प्लेन और स्मूथ सरफेस आता है, यानी क्लीन क्लीवेज मिलती है, जबकि अमोर्फस में क्या है, क्लीन क्लीवेज नहीं मिलती, रेगुलर सरफेस मिलता है। उसके बाद हीट ऑफ फ्यूजन, क्रिस्टलाइन की हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है, जबकि अमोर्फस की हीट ऑफ फ्यूजन क्या डेफिनेट नहीं होती है। उसके बाद एनाइसोट्रोपी, क्रिस्टलाइन क्या होते हैं हमारे, एनाइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि अमोर्फस क्या है, आइसोट्रोपिक होते हैं। तो आइसोट्रोपिक को हम समझ सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है हमारे रूम में, वो क्या है, आइसोट्रोपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। किसी भी पर्टिकुलर कॉर्नर में आप जाएंगे तो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो हर एक जगह क्या मिलेगी, सेम मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि अलग अलग डायरेक्शन में ऑक्सीजन की अमाउंट एक ही रूम में हमें डिफरेंट मिले, वो सेम ही रहेगी। मीन्स वो क्या है, एयर क्या है, आइसोट्रोपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। उसके बाद है नेचर ऑफ नेचर, क्रिस्टलाइन क्या हमारे ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि अमोर्फस को क्या हम सूडो सॉलिड बोलते हैं, चलिए दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड। क्रिस्टलाइन में जो हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि अमोर्फस में क्या हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। स्मॉल डिस्टेंस तक की अरेंजमेंट क्या है, सेम होती है। तो दिस इज द difference between crystalline and amorphous solid. This is the very important difference. These are the some difference between crystalline and amorphous solid. Hope you have enjoyed it. Thank you. Thank you very much.